श्रोताओं नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश पर मैं नीता कांडपाल और अभी आप सुनेंगे आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित ये विशेष कार्यक्रम। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आजादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन, उनके योगदान पर ये प्रस्तुति दी जा रही है। तो आइए सुनते हैं आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित आज के कार्यक्रम की ये विशेष कड़ी। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर, आकाशवाणी समाचार के संग एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन लेकर आता है इस संग्राम की एक झलक। हंस दे बाहर चले जान तेरे तो है वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे तो। आज की इस कड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह को याद कर रहे हैं, जिनका जन्म 5 मई 1916 को पंजाब के फरीदकोट में हुआ था। जां तो वद सानू प्यारी साडी धरती मां, खूने जिगर तो लिख चले मिट्टी ते नाम। ज़ैल सिंह महज 15 वर्ष की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। 1938 में उन्होंने अपने गृह जिले फरीदकोट में कांग्रेस पार्टी से संबद्ध एक राजनीतिक संगठन प्रजामंडल की स्थापना की। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 5 साल की जेल की सजा दी गई। सिख धर्म ग्रंथों की उनकी विद्वतापूर्ण महारत के लिए उन्हें ज्ञानी कहा जाता था। फरीदकोट के महाराजा के शासन का विरोध करने के लिए कई बार जेल जाने के बाद उन्होंने अपना पहला नाम जर्नैल से बदलकर ज़ैल कर लिया था। सितारे बन के चमकांगे आसमान तेरे तो, ऐ वतन साडा हर जन्म कुर्बान तेरे। 1947 में उन्हें नवगठित पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ का राजस्व मंत्री बनाया गया था। बाद में ज्ञानी ज़ैल सिंह 1956 से 1962 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। वे 1972 में पंजाब के मुख्यमंत्री बने। 1980 में वे लोकसभा के लिए चुने गए और गृह मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। 1982 में उन्हें सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बनाया गया और वे इस पद को संभालने वाले पहले सिख थे। हमारा राष्ट्र अनेकता में एकता की शानदार मिसाल है। यह हमारा धर्म है कि हम इस राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने वाले उन तहजीबी रिश्तों को और मजबूत बनाएं। 25 दिसंबर 1994 को चंडीगढ़ में ज्ञानी ज़ैल सिंह का निधन हो गया। हम इस महान भारतीय को नमन करते हैं। हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी नेपाल मुखर्जी को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया था। ढाका जिले के निवासी नेपाल मुखर्जी ढाका अनुशीलन समिति के साथ साथ युगांतर पार्टी के एक प्रमुख सदस्य भी थे। वो क्रांतिकारी अतुल घोष और युगांतर पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों के घनिष्ठ सहयोगी थे। नेपाल मुखर्जी को 1916 में नजरबंद किया गया था और 5 मई 1917 को राजनीतिक बंदी बनाया गया। उन्हें 4 जनवरी 1919 को रिहा कर दिया गया और बाद में फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। जून 1926 में कोमिला में नजरबंदी के दौरान नेपाल मुखर्जी की मृत्यु हो गई। हम देश के इस महान सपूत को नमन करते हैं। हम चटगांव रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य मनोरंजन सेन को भी याद करते हैं, जो 5 मई 1930 को ब्रिटिश सेना द्वारा मारे गए थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी!
मनोरंजन सेन ने 18 अप्रैल 1930 को चटगांव शस्त्रागार छापेमारी और 22 अप्रैल 1930 को जलालाबाद पहाड़ी पर ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भी हिस्सा लिया था। 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपीय आवासीय क्षेत्र पर छापा मारने की योजना में ये शामिल रहे। मनोरंजन सेन को सैन्य गार्डों ने उस समय घेर लिया और मुठभेड़ में मार डाला। भारत के इस महान सपूत को हम नमन करते हैं। हम शहीद शादी खान को भी याद करते हैं, जिन्होंने 1857 में भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध में भाग लिया और विभिन्न अवसरों पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह का नेतृत्व किया और दिल्ली की ओर कूच किया। रास्ते में ब्रिटिश सैनिकों ने एक झड़प के दौरान शादी खान को पकड़ लिया और अंग्रेजों के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया। उन्हें अप्रैल 1858 में काला पानी की कठोर सजा सुनाई गई। 5 मई 1859 को अंडमान द्वीप समूह में ही उनकी मृत्यु हो गई। आकाशवाणी समाचार भारत के इस महान सपूत को नमन करता है। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त होता है। मिलते हैं कल अगली कड़ी में। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित आज की श्रृंखला की ये विशेष कड़ी। श्रोताओं, देश में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के केस बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 18 नए कोरोना संक्रमित मिले और 6 मरीज ठीक हुए हैं और 114 सक्रिय मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। तीसरी लहर में कुल संक्रमितों की संख्या 92,439 हो गई है। प्रदेश में नैनीताल और देहरादून जिलों में जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार मास्क का प्रयोग जरूरी कर दिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि मास्क का प्रयोग जरूर करें। कोरोना संक्रमण से एक बार फिर खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। श्रोताओं, प्रदेश में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। 4 धाम यात्रा के लिए लोग बड़ी संख्या में ऑनलाइन पंजीकरण करवा रहे हैं। यात्रा करने से पहले पर्यटन विभाग की वेबसाइट में पंजीकरण अवश्य करवाएं। पंजीकरण के लिए आप registration@touristcare.uk.gov.in पर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। पर्यटन विभाग ने इस बार 4 धाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन व ऑनलाइन पंजीकरण को अनिवार्य किया है। वहीं तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए QR कोड की सुविधा वाला हाईटेक रिस्ट बैंड दिया जा रहा है। इससे न केवल यह पता लग सकेगा कि पंजीकरण करने वाले यात्री ने दर्शन किए हैं या नहीं, बल्कि तीर्थ यात्रियों और उनके वाहनों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। इससे पर्यटन विभाग को यह पता रहेगा कि कौन सा यात्री कहां पर है। इससे 4 धाम यात्रा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में आसानी होगी। तो श्रोताओं, इस जानकारी के साथ अब यह कार्यक्रम यहीं समाप्त हुआ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।